नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सी डेटा पर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर इसका 17 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 18 और ये जो वीडियो है वो डेली दोपहर 3 बजे जो है वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका विचार जो है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा सही होगा। तो सभी ने लगभग सही उत्तर इसका दिया था। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है इनके विषय में सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसकी समिति की अनुशंसा पर इन्हें जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि आपका 1976 के द्वारा जो है वो हुआ था। इसी में जो है आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। और इसे लिया कहां से गया है? तो रूस के संविधान से जो है वो लिया गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, इन सभी से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा इस वीडियो का प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 11 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कहीं कहीं पर आपको सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिखा देखने को मिलता है, तो ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। यही दोनों में अंतर है। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? स्थायी अध्यक्ष, इसलिए आपका राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि ग्रामीण जिस नदी से पानी पीते हैं उस पर बनने वाले बांध से होने वाले जो कष्ट हैं उनके बारे में पता करने के लिए एक साक्षात्कार का आयोजन किसका उदाहरण है? साक्षात्कार हम इंटरव्यू को कहते हैं। तो किसका उदाहरण है? कच्ची जानकारी का, संपादित जानकारी का, प्राथमिक जानकारी का या माध्यमिक जानकारी का। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक जानकारी आपका सही हो जाएगा, जो कि सबसे पहले जानकारी होती है। यही आपका प्रश्न पूछा गया था किसका उदाहरण है, तो आपका एक प्राथमिक जानकारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसका संरक्षक कौन होता है? संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है या मंत्रिमंडल होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक जो है वो कौन है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके संबंध में यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसका संरक्षक कौन है, तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय को ही टिक करेंगे। उसके साथ साथ संविधान का रक्षक पूछा जाए तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय को ही टिक करेंगे। संसद द्वारा कोई निर्मित है कोई भी विधि है उसको जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अवैध जो है ये घोषित कर सकता है, या इसके पास कह सकते हैं ये अधिकार होता है यदि वो जो विधि का है वो संविधान के विरुद्ध है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं संविधान की जो प्रभुता होती है वो आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी रक्षा जो है उसका कार्य करने का ये जो है वो काम करता है। चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है? यहाँ पर प्राथमिक स्तर नहीं पूछा गया है, इस पर विविधता में एकता के विषय को समझने में सबसे प्रभावी जो है वो होगा। यहाँ पर टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, विविधता में एकता के विषय में यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है जल प्रदूषण के जो प्रभाव हैं उस पर एक लेख लिखकर। दूसरा कह रहा है कि एक स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न जो पवित्र स्थान है उनका दौरा करके।
तीसरा कह रहा है कि अच्छी तरीके से अध्यापन के बाद एक टेस्ट का आयोजन करके, और चौथा कह रहा है कि नदी, लिफ्ट, सिंचाई पर काम कर रहे एक मॉडल तैयार करके। आपको बताना है कि विविधता में एकता जो टॉपिक है उसके लिए सबसे बढ़िया इसमें से कौन सा कथन जो है वो होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सबसे बढ़िया तरीका होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट होगा कि एक स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न पवित्र स्थान जो है उनका दौरा करके, जो उनमें अंतर्निहित समानता है, अंतर है, उसकी प्रशंसा करके जो छात्र हैं उनको आप विविधता में एकता की जो अवधारणा है उसको प्रभावी तरीके से, या कह सकते हैं रोचक ढंग से जो है वो समझा सकते हैं। तो ये आपका सबसे बढ़िया जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी चीज़ देखते हैं आप, बहुत से ऐसे स्थानीय क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं दूर भी जगह क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका एक ताजमहल हो गया, तो वहां पर ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि इस धर्म का ही कोई व्यक्ति है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो विविधता में एकता के लिए सबसे बेस्ट आप एग्जाम्पल वहां से ले सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में तीन बार, या वर्ष में चार बार। आपको बताना है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो है वो बुलाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इसके संबंध में आपका एक आर्टिकल है, वो कौन सा है, 85, और ब्रैकेट में आप 1 इस प्रकार से लिखेगा। तो ये आपका जो अनुच्छेद है, इसके अनुसार जो लोकसभा है उसका जो एक सत्र है उसकी अंतिम बैठक और आगामी जो बैठक है या आगामी जो सत्र है उसकी प्रथम बैठक, इसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर जो है वो नहीं होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कम से कम वर्ष में 2 बार जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा कि 2 बार सत्र जो है वो बुलाए जा सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं है। समाज की महत्वपूर्ण समझ, छात्र जो है उनमें स्वतंत्र चिंतन विकसित करने में मदद करना, सामाजिक राजनीतिक संबंधों की समीक्षा करना, और चौथा कह रहा है छात्रों में राष्ट्रवाद पैदा करना। तो सामाजिक विज्ञान के संबंध में पूछा गया है कौन सा उद्देश्य जो है वो नहीं है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि छात्रों में जो राष्ट्रवाद पैदा करना है ये किसी प्रकार का सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य में नहीं आता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि सामाजिक राजनीतिक संबंध जो है की समीक्षा करना भी होता है, छात्रों में स्वतंत्र जो चिंतन है वो विकसित करना तो होता ही है, उसके साथ साथ समाज जो है उसकी महत्वपूर्ण समझ भी जो है वो जरूरी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां कि राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या आजीवन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहें। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से आपके जो 1/3 सदस्य होते हैं ये हर 2 साल में जो है आपके सेवानिवृत्त भी जो है वो होते रहते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं, परंतु 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है या सबसे बढ़िया है। व्याख्यान, कथन, क्षेत्र की यात्रा, या समूह चर्चा। 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो भूगोल पढ़ाने के लिए कहा गया है और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कहा गया है। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सबसे बढ़िया आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्र जो है उसकी यात्रा। क्षेत्र की यात्रा के आधार पर जो छात्र अनुभव के आधार पर सीखेगा वो आप कह सकते हैं ज्यादा अधिगम स्थायी होता है, जिससे छात्र आपस में जो है वो जो छात्र व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति उसको समझ में आएगा, तो वो आपका ज्यादा बेहतर जो है वो ऑप्शन सही होगा। जबकि व्याख्यान बड़ी उच्च प्राथमिक स्तर के हिसाब से तो सही है, परंतु जो भूगोल है उसको यदि आप व्याख्यान के तौर पर पढ़ाएंगे
तो वो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कथन है वो भी आपका इसमें नहीं आएगा। समूह चर्चा आपका एक ऑप्शन हो सकता है, परंतु भूगोल पढ़ाने के लिए आपका नहीं होगा। उपयुक्त क्षेत्र की चर्चा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपने अगला प्रश्न 9वां कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 6 माह जो है वो सही हो जाएगा। ये आपका एक बार पीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है किसी अन्य राज्य में। तो आपका 6 माह ध्यान रखिएगा कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री 6 माह तक जो है अपने पद पर जो है वो बना रह सकता है। आई थिंक छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो है वो पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि विवेचनात्मक चिंतन शिक्षा प्राप्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सीखना आसान बनाने के लिए या तेजी से विषयों को समझने के लिए। तो विवेचनात्मक चिंतन शिक्षा प्राप्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्ति के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है विवेचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो मौर्य वंश के बाद जो आपका शुंग वंश है, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आया था। जो मौर्य वंश है इसका अंतिम सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा चुका है, एक बार शायद डीएलएड बीटीसी के पेपर में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश जो है उसका अंतिम सम्राट जो बृहद्रथ था उसका वध किया था उसके सेनापति ने। उसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र जो शुंग था उसी ने मौर्य साम्राज्य जो है उसका कह सकते हैं तख्ता पलट करके जो शुंग वंश है उसकी नींव रखी थी। और यहीं से आपका जो शुंग वंश है वो स्टार्ट हुआ था। तो मौर्य वंश जो है उसका अंतिम सम्राट और शुंग वंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि अवधारणा नक्शा क्या है? एक ऐसा नक्शा जिसमें अवधारणाओं की व्याख्या हो। दूसरा ऑप्शन है कि संबंधित जो जानकारी है उसका एक चित्रमय प्रतिनिधित्व जिसके भीतर आम या साझा अवधारणाएं आपस में जुड़ी हों। तीसरा कह रहा है कि एक सीखने की गतिविधि जिसमें जो छात्र हैं उनको एक समस्या कार्य देकर उनसे उसका हल ढूंढने को कहा जाता है। और चौथा कह रहा है कि छिपे हुए जवाब वाला नक्शा। आपको क्या बताना है कि अवधारणा नक्शा जो है वो क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संबंधित जानकारी का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व जिसके भीतर आम या जो साझा अवधारणाएं हैं वो आपस में जुड़ी हों। और यहाँ पर जो अवधारणा नक्शा है इसी को वैचारिक आरेख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता हो अन्य नाम से आपसे पूछ लिया जाए। सिंपल भाषा में इसको कह सकते हैं कि जो अवधारणा होती किसी भी विषय से संबंधित उसके बीच सुझाव या दिए गए जो संबंध है उनको चित्र द्वारा प्रदर्शन आपका अवधारणा नक्शा जो है वो कहलाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश का जो राजा था जिसका नाम था धनानंद, उसको जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने हरा कर जो है जो मौर्य साम्राज्य उसकी नींव डाली थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा अंत में कौन था और किसके कारण जो है जो अगला वंश है वो आया। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 14 कि अधिगम की गतिविधि में वाद विवाद कैसे मदद करती है? वह तर्कों के इस्तेमाल को प्रयोग में लाती है, वह चर्चा में अधिक अवधारणाएं प्रस्तुत करती है, वह विषय पर 2 या उससे अधिक विचार प्रस्तुत करता है, या वह छात्रों को प्रतिस्पर्धा बनाती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपको स्पष्ट हो रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक है उस पर दो या उससे अधिक लोग जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो यही आपका अधिगम की गतिविधि में वाद विवाद हो जाएगा। तो अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए, वह तर्कों के इस्तेमाल को प्रयोग में लाता है, ऐसा नहीं है। चर्चा में अधिक अवधारणाएं प्रस्तुत करती हैं, ऐसा उद्देश्य में आप कह सकते हैं, या वाद विवाद में हेल्प करने के उद्देश्य से आप कह सकते हैं नहीं होगा। और छात्रों जो है उसको प्रतिस्पर्धा बनाती है, कंपटीशन के उद्देश्य से नहीं होता है, लोग अपने विचार प्रकट कर सकें वो मेन उद्देश्य होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 की निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र जो है वो बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र जो है उसको बसाया था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उदयन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु जो आपका ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, तो अजातशत्रु जो है इसके उत्तराधिकारी थे उदयन। इन्होंने क्या किया था, जो अपनी राजधानी थी उसको, राजगृह पहले इनकी राजधानी थी, राजगृह पहले राजधानी थी, और इससे बदलकर जो आपका प्रश्न पूछा गया पाटलिपुत्र, तो ये जो है इन्होंने अपनी राजधानी है वो जो है वो स्थानांतरित कर दी थी। ध्यान रखिएगा किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो उदयन इसी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो पाटलिपुत्र आपका प्रश्न में पूछा गया है, वर्तमान में इसी को पटना के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि आपकी बिहार की राजधानी पटना है। वही आपका पाटलिपुत्र जो है वो पहले था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 की निम्नलिखित में से क्या विवेचनात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण मानक है? स्पष्टता और सटीकता, सटीक और प्रासंगिकता, गहराई और चौड़ाई, तर्क और निष्पक्षता। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि विवेचनात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण मानक इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं कि विवेचनात्मक चिंतन के कौन कौन से मानक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। यानी स्पष्टता और सटीकता भी होता है, सटीक और प्रासंगिकता भी होता है, गहराई और चौड़ाई भी होता है, तर्क और निष्पक्षता होता है। नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा विवेचनात्मक चिंतन के महत्वपूर्ण मानक जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये चारों ही आपके जो है वो आ जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का जो है वो नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चरित, पृथ्वी ख्यात या पृथ्वीनाथ। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है चंद्रबरदाई द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम जो है वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बहुत ही फेमस जो है यहाँ पर ये नाम है पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जीवन और जो चरित्र है उन सभी का वर्णन जो है वो किया गया है। और लिखा किसके द्वारा गया, तो चंद्रबरदाई जो है उनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है। जो चंद्रबरदाई थे ये पृथ्वीराज जो है उसके बचपन के मित्र और राजकवि के रूप में जो है वो जाने जाते थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी परियोजना आधारित सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? प्रश्न में लिखा है नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह छात्रों को महत्वपूर्ण विचारों और सवालों की जांच करने में सक्षम करता है, ये जांच प्रक्रिया के आसपास निर्मित नहीं है, ये प्रमाणिक समस्याओं और मुद्दों से असली दुनिया को जोड़ता है, इसमें रचनात्मकता, रचनात्मक सोच, समीक्षात्मक सोच, जानकारी के कौशल के उपयोग की आवश्यकता है, जो कि जांच करने में, संबंधित निष्कर्ष निकालने में और विषय वस्तु की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल सही है। प्रभावी परियोजना के संबंध में आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। सी वाला भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये प्रमाणिक समस्याओं और मुद्दों से असली दुनिया को जोड़ता है, यानी सी वाला भी सही है। बी वाला कह रहा है कि यह जांच प्रक्रिया के आसपास निर्मित नहीं है, बस यही आपका गलत है, ऐसा नहीं है, ये निर्मित है। और ऑप्शन ए भी आपका सही है कि ये छात्रों जो हैं उनको महत्वपूर्ण विचार और जो सवाल हैं उनकी जांच करने में सक्षम जो है वो बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, परियोजना आधारित सीखने की प्रक्रिया के संबंध में आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि डेली इसी प्रकार दोपहर 3 बजे आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिलते रहें
और शाम को 8 बजे भी सीटेट की लाइव क्लास आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना प्रश्न 19 कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इंडिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तकें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिका आप सभी ने नाम अभी अवश्य सुना होगा और इस इंडिका पुस्तक में जो मौर्यकालीन भारत है उसका उल्लेख जो है वो किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि कर्ण राजवंश जो है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। अग्निमित्र ने की थी, वासुदेव ने की थी, शिमुक ने की थी या सतकर्णी ने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। उत्तर हम इसका अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।